गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आईटी एक्ट के अंदर सेक्शन 59 से स्टार्ट कर रहे हैं। 59 है राइट टू लीगल रिप्रेजेंटेशन कि कोई भी प्रोसीडिंग होती है, अगर अपीलांट चाहे तो वो लीगल प्रैक्टिशनर को ऑथराइज कर सकता है। द अपीलांट में आइदर अपीयर इन पर्सन, या तो वो खुद स्वयं उपस्थित हो सकता है, और ऑथराइज वन और मोर लीगल प्रैक्टिशनर्स, या एक से ज़्यादा लीगल प्रैक्टिशनर है उनको ऑथराइज कर सकता है, और एनी ऑफ इट्स ऑफिसर्स, या उसके किसी ऑफिसर को अपॉइंट कर सकता है टू प्रेजेंट हीज और इट्स केस बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल, कि वो अपना केस अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने रखें। ये है सेक्शन 59। नेक्स्ट है सेक्शन 60 लिमिटेशन। तो द प्रोविजंस ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963, कि जो लिमिटेशन एक्ट 1963 है उसके जो प्रोविज़न है वो यहाँ पे अप्लाई होंगे। शेल एज फार एज मे बी अप्लाई टू एन अपील मेड टू द अपीलेट ट्रिब्यूनल, कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के सामने अगर कोई अपील फाइल होती है तो उसमें लिमिटेशन एक्ट के जो प्रोविज़न है वो अप्लाई होंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 61 सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिस्डिक्शन। तो यहाँ पे कोर्ट्स का जो जुरिस्डिक्शन है उसको बार कर रखा है। नो कोर्ट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन एनी सूट और प्रोसीडिंग्स इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर, कि कोई भी कोर्ट किसी भी सूट या प्रोसीडिंग को सुनने का जुरिस्डिक्शन नहीं रखेगी उस मैटर के लिए विच एन एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंटेड अंडर दिस एक्ट और द अपीलेट ट्रिब्यूनल कंस्टिट्यूटेड अंडर दिस एक्ट इज़ एम्पावर्ड बाय और अंडर दिस एक्ट, कि इस एक्ट के अंदर अगर किसी अपीलेट ट्रिब्यूनल को कंस्टिट्यूट किया गया है और उसका वो जुरिस्डिक्शन रखता है, या कोई एडजुडिकेटिंग ऑफिसर इस एक्ट के तहत अपॉइंट किया गया है, और टू डिटरमाइन, और उन अपीलेट ट्रिब्यूनल या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को सुनने का और निश्चित करने का अगर अधिकार है। एंड नो इंजंक्शन शैल बी ग्रांटेड बाय एनी कोर्ट और अदर अथॉरिटी इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्शन टेकन और टू बी टेकन इन परसुएंस ऑफ एनी पावर कन्फर्ड बाय और दिस अंडर दिस एक्ट। तो अगर कोई इंजंक्शन इशू करना होगा वो भी कोर्ट नहीं करेगी, क्योंकि ये जो अथॉरिटी है एक्शन लेने की या जो पावर एक्सरसाइज करने का जो राइट है वो इस एक्ट के तहत जो प्रोविजंस है उनमें या तो अपीलेट ट्रिब्यूनल को दे रखा है या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को दे रखा है, इसलिए कोर्ट जुरिस्डिक्शन एक्सरसाइज नहीं करेंगी। ये इसमें सेक्शन 61 में दे रखा है। नेक्स्ट है सेक्शन 62 अपील टू हाई कोर्ट, कि अगर अपीलेट ट्रिब्यूनल से कोई डिसीजन होता है और पार्टी उससे एग्रीड है तो उस केस में वो हाई कोर्ट में अपील कर सकती है। ये प्रोविजन सेक्शन 62 में दे रखा है। एनी पर्सन एग्रीड बाय एनी डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल, कि अपीलेट ट्रिब्यूनल के कोई डिसीजन या ऑर्डर से जो पर्सन अगर कोई एग्रीड है में फाइल एन अपील टू द हाई कोर्ट, वो अपील हाई कोर्ट में फाइल कर सकता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ द डिसीजन और ऑर्डर ऑफ द अपीलेट ट्रिब्यूनल, और जिस तारीख को अपीलेट ट्रिब्यूनल का डिसीजन या ऑर्डर उसको प्राप्त हुआ है, कम्युनिकेट हुआ है, उस तारीख से 60 दिन के अंदर अंदर वो हाई कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है। ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ अराइजिंग आउट ऑफ सच ऑर्डर, वो किसी भी क्वेश्चन का वो या तो तथ्य का हो सकता है या विधि का हो सकता है, उस ऑर्डर में जो भी पॉइंट इस तरह का आया है और उससे वो एग्रीड है तो उसके खिलाफ वो हाई कोर्ट में अपील कर सकता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ द ऑर्डर, प्रोवाइडेड दैट द हाई कोर्ट में इफ़ इट इज़ सेटिस्फाइड दैट द अपीलांट वाज प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज फ्रॉम फाइलिंग द अपील विद इन द सेड पीरियड। लेकिन अगर हाई कोर्ट को ये लगता है कि जो अपीलांट है उसके पास में सफिशिएंट कारण था जिसकी वजह से वो फाइल नहीं कर पाया अपील, जो ड्यूरेशन 60 डेज का है उसके अंदर वो फाइल नहीं कर पाया, तो उस केस में उसको हाई कोर्ट अलाउ कर सकता है, अलाउ इट टू बी फाइल्ड विद इन अ फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 60 डेज। तो 60 दिन का और अतिरिक्त समय हाई कोर्ट चाहे तो दे सकता है, ताकि लेकिन उसको सफिशिएंट कॉज बताना पड़ेगा उसमें। नेक्स्ट है सेक्शन 63 कंपाउंडिंग ऑफ कंट्रावेंशंस। तो उपशमन करने का भी इसमें अधिकार दे रखा है, सेक्शन 63 है ये। इसका सबसेक्शन 1 है एनी कॉन्ट्रावेंशन अंडर दिस एक्ट में आइदर बिफोर और आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ एडजुडिकेशन ऑफ प्रोसीडिंग्स, कि कोई भी कॉन्ट्रावेंशन इस एक्ट के तहत
जब एडजुडिकेशन प्रोसीडिंग शुरू हुई उससे पहले या शुरू होने के बाद में be compounded by the controller or such other officer it may be specially authorized by him in his behalf। तो उसको कंपाउंड किया जा सकता है या तो कंट्रोलर के द्वारा या उसके द्वारा अपॉइंटेड कोई ऑफिसर जो स्पेशली ऑथराइज्ड है उसके द्वारा ये कंपाउंड किया जा सकता है, और बाय द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के द्वारा कंपाउंड किया जा सकता है एज द केस में बी, सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एज द कंट्रोलर और सच अदर ऑफिसर और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर में स्पेसिफाई। और ये जो कंपाउंडिंग होगी वो उसमें वो कंडीशंस दी जा सकती है जिसके तहत वो कंपाउंडिंग की गई है। उसके लिए कंट्रोलर या अदर ऑफिसर या फिर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर वो स्पेसिफाई कर सकता है कंडीशंस। इसमें कंडीशन है प्रोवाइडेड दैट सच सम shall not in any case exceed the maximum amount of the penalty which may be imposed under this act for the contravention so compounded। कि इसमें जो पेनल्टी है उसका उससे ज़्यादा मैक्सिमम जो अमाउंट है पेनल्टी का उससे ज़्यादा का अमाउंट इसमें इम्पोज नहीं किया जा सकता है जब कोई भी कॉन्ट्रावेंशन को कंपाउंड किया जा रहा है, तो उसमें जो सम है वो इससे ज़्यादा नहीं होगा किसी भी हालत में। नेक्स्ट है सेकंड सबसेक्शन, नथिंग इन सबसेक्शन 1 shall apply to a person who commits the same or similar contravention within a period of 3 years from the date on which the first contravention committed by him was compounded। तो इसमें सबसेक्शन 1 में जो कंपाउंड करने की बात की गई है वो तब अप्लाई नहीं होगी जब कोई भी व्यक्ति सेम या सिमिलर कॉन्ट्रावेंशन करता है और 3 साल के अंदर अंदर वो कर लेता है कॉन्ट्रावेंशन। जब पहला कॉन्ट्रावेंशन उसने किया था और कंपाउंड किया गया था उसके 3 साल के अंदर अंदर अगर वो दोबारा सेम या सिमिलर कॉन्ट्रावेंशन कर देता है तो उस केस में ये सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं होगा और वो कंपाउंडेड नहीं किया जा सकता है। एक्सप्लेनेशन दे रखा है, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सबसेक्शन एनी सेकंड और सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन कमिटेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑन विच द कॉन्ट्रावेंशन वाज प्रीवियसली कंपाउंडेड शैल बी डीम्ड टू बी अ फर्स्ट कॉन्ट्रावेंशन। तो अगर ये जो कॉन्ट्रावेंशन उस सेकंड या सब्सिक्वेंट कॉन्ट्रावेंशन किया जाता है और वो अगर 3 साल के बाद में किया जाता है, जब पहला कंपाउंड किया गया था उसके 3 साल के बाद में किया जाता है, तो उस केस में वो फर्स्ट कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा, मतलब वापस से काउंटिंग वो शुरू हो जाएगी क्योंकि वो 3 साल के बाद में किया गया था। नेक्स्ट थर्ड सबसेक्शन है इसमें, वेयर इन कॉन्ट्रावेंशन हैज़ बीन कंपाउंडेड अंडर सबसेक्शन 1, कि जब कोई कॉन्ट्रावेंशन को कंपाउंड किया गया है सबसेक्शन 1 के तहत, नो प्रोसीडिंग और फर्दर प्रोसीडिंग, तो उस केस में कोई भी प्रोसीडिंग या फर्दर प्रोसीडिंग नहीं होगी। एज द केस मे बी शैल बी टेकन अगेंस्ट द पर्सन गिल्टी ऑफ सच कॉन्ट्रावेंशन इन रेस्पेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रावेंशन सो कंपाउंडेड। तो जो कॉन्ट्रावेंशन को कंपाउंड कर दिया गया है उससे संबंधित कोई भी प्रोसीडिंग आगे नहीं होगी। ये थर्ड सबसेक्शन में दे रखा है। नेक्स्ट इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है 64, रिकवरी ऑफ पेनल्टी एंड कंपेंसेशन, कि अगर कोई भी पेनल्टी या कंपेंसेशन इम्पोज किया गया है तो उसकी रिकवरी किस तरह से हो सकती है उसके बारे में है ये। अब पेनल्टी इम्पोज और कंपेंसेशन अवार्डेड अंडर दिस एक्ट, कि कोई भी पेनल्टी अगर इम्पोज की गई है या कंपेंसेशन अवार्ड किया गया है इस एक्ट के तहत, इफ़ इट इज़ नॉट पेड, अगर वो नहीं पे किया जाता है, शैल बी रिकवर्ड एज एन एरियर ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो वो लैंड रेवेन्यू के बकाया की तरह उसको रिकवरी की जाएगी। एंड द लाइसेंस और द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट, और जो लाइसेंस है या इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट जो इशू किया गया है एज द केस में भी, शैल बी सस्पेंडेड टिल द पेनल्टी इज़ पेड, और तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा जब तक कि वो पेनल्टी पे नहीं कर दी जाती है। तो इसके साथ ही ये हमने चैप्टर 10 डिस्कशन कर लिया है सेक्शन 64 तक। अब उससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। थैंक यू वेरी मच।